सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। हमारी है ये क्लास नंबर 22 एंड हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। आज हम शुरू करने वाले हैं 1.3। ये हमारी जो है ओवरव्यू है फर्स्ट क्लास का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे इरेशनल नंबर्स जो है क्या होते हैं एंड हमें जो क्वेश्चंस हैं किस तरह से आएंगे हमें और किस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो चलिए, ऑलरेडी हमने चैप्टर के शुरू में ही डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम हमारा दो तरह से होता है, एक होते हैं रियल नंबर्स और होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हमने फर्दर देखा था होते हैं रैशनल नंबर्स एंड हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास जिस तरह √4 या जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, जिस तरह से 5/7 3। ठीक है ना। ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो नहीं बना सकते। ठीक है ना। p/q की शक्ल में जो है नहीं आते, उन नंबर्स को हम जो है इरेशनल कहते हैं। ये नंबर अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, राइट। तो इरेशनल नंबर्स का अगर आप कंसेप्ट देखें, इसको जो है हम यूज़ करते हैं लिमिट्स के अंदर, कंटिन्यूटी के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, हायर मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इरेशनल नंबर्स जो हैं हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हाईली वहाँ पे जो है हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में जो है मदद करते हैं हमारे। जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो आप देखेंगे इरेशनल नंबर्स की बहुत सी लिमिटेशंस हैं जिनको इरेशनल नंबर्स जो हैं फिल करते हैं। बट जहाँ पे हम अगर एक्सरसाइज की बात करें मोर स्पेसिफिकली, तो हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं इसके अंदर जो है इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इरेशनल नंबर्स पे, वो देखने को मिलेंगे 4 टाइप के। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपको एक टाइप इस तरह से प्रूव करिए ये एक इरेशनल नंबर है, या आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। सेकेंड टाइप, या आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, राइट। थर्ड टाइप, या आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। ठीक है ना। तो इस 4 टाइप्स के जो है आपको क्वेश्चन जो है इरेशनल नंबर की एक्सरसाइज के अंदर जो देखने को मिलेंगे, जो आपको प्रूव करने हैं ये अपने आप में इरेशनल हैं कि नहीं है। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारा √3 जो है ये इरेशनल है कि नहीं है। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। इस तरह √3, √2, √5। ठीक है ना। एग्जामिनर रिपीटेडली ये जो है पूछ रहा है आपसे, जस्ट आपको एक जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट आपको समझ लेना है एंड इन सेम वे आप जो दूसरे आपके होंगे क्वेश्चंस वो भी आप वैसे ही कर पाएंगे। तो मैंने ले लिया है √3 एंड इसको हम जो करने वाले हैं सॉल्व, इसको हम जो प्रूव करने वाले हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि ये अपने आप में इरेशनल है। ठीक है ना। जब चीज़ें हमें प्रूव करनी होती हैं, प्रूव का मतलब होता है कि इसके अंदर हमें अपना दिमाग लगाना है। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि एक मेथड से हम प्रूव कर पाएँ। ठीक है ना। हमारे पास बहुत से मेथड्स होते हैं, ठीक है, चीज़ों को प्रूव करने के लिए। तो हम सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है जहाँ पे लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है हमें इस नंबर को जो है इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव √3 एज एन इरेशनल। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये इरेशनल है। ये चीज़ हमें √3 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। चलिए, हमें प्रूव करना है तो मतलब हमें अपनी स्मार्टनेस लगानी है। अब हम एक नंबर को अगर इरेशनल प्रूव करेंगे तो यहाँ पे जो है हम यूज़ करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड का। ठीक है ना। चलिए, कंट्राडिक्शन मेथड का क्या मतलब होता है। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि अगर ये कह रहा है कि मुझे इरेशनल प्रूव करना है, मैं इसको बोलूँगा नहीं ये रेशनल है, मैं एज्यूम कर लूँगा कि ये रेशनल है, तो फिर मैं इसके अंदर क्वालिटीज़ चेक करूँगा कि क्या इसके अंदर रेशनल नंबर की क्वालिटीज़ हैं। अगर मुझे इसको सॉल्व करते करते आया एंड पे कि इसके अंदर जो रेशनल नंबर की क्वालिटीज होनी चाहिए वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो क्वालिटीज इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो एट दैट टाइम मैं एग्जामिनर को बता पाऊंगा कि ये फिर सर इरेशनल है। आपको समझ आ रही है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें कह रहा है हमें √3 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। मैंने कहा हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे कि हम इसको एज्यूम कर लेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है हम पहले उसका उलट हम जो है मान लेते थे। तो हम जो है इसको पहले √3 को मान लेंगे रेशनल। जब हम √3 को रेशनल मान लेंगे तो इसका मतलब कि हम √3 को p/q की शक्ल में लिख सकते हैं ना, या a/b की शक्ल में लिख सकते हैं अगर हम इसको रेशनल मानेंगे। जब मैंने इसको रेशनल माना और इस फॉर्म में लिखा, तब मैं देखूंगा कि इसके अंदर रेशनल नंबर्स की क्वालिटीज हैं भी कि नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं रेशनल नंबर्स की क्वालिटीज इसके अंदर चेक करूंगा, जो रेशनल हम नंबर्स की क्वालिटीज होती हैं, एट द एंड अगर मुझे पता चला कि इसके अंदर नहीं आ रही, तो मैं मान लूंगा कि ये फिर रेशनल नहीं है।
तो ये इरेशनल है। ठीक है ना, तो ये रहेगा हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क जिस पे हम जो है प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है ना, वी विल प्रूव इट थ्रू कंट्राडिक्शन मेथड, थ्रू कंट्राडिक्शन मेथड। मैंने कहा कि हम इसको प्रूव कर रहे हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड का क्या मतलब होता है, हम इसका उलट मान के प्रूव करेंगे। लेट √3 be a rational, be a rational इज अ रैशनल। हम लिख देंगे कि ये मैं मान लेता हूं कि ये इज ए रैशनल नंबर। पहले मैंने मान लिया कि ये वाला जो है √3 ये मेरा एक रैशनल नंबर है। आर यू गेटिंग दैट? मैंने ये एज्यूम कर लिया ये एक रैशनल नंबर है, तो फिर अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ठीक है ना, ये मैंने माना कि ये एक जो है रैशनल नंबर है, देन जो है हम इसको लिख सकते हैं तो ये चीज अप्लाई करती है कि हम इसको लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में। ठीक है ना, तो जहां पे जो वेयर a and b are two co-prime numbers and b is not equal to 0। तो चलिए इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने इसको मान लिया ये रैशनल नंबर है, a/b की शक्ल में मैंने इसको लिख दिया, बट जो नीचे है ना, नीचे वाला b कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नंबर है। ठीक है ना, मुझे पता अभी नहीं है कि ये कौन सी वैल्यू आएगी नीचे, तो ये वाला जो है ये 0 नहीं होगा। ठीक है ना, ये 0 नहीं है, मैंने ये लिखा। एंड भी आपस में को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल प्राइम का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। को प्राइम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर्स हैं, जिस तरह से 3 है और 5 है, दो नंबर्स हैं, इसके अंदर जे भी प्राइम है, जे भी प्राइम है, बट इन दो के अंदर जो आप देखेंगे इस और इस नंबर के अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन है। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं ये अपने आप में जो है को प्राइम्स हैं। ठीक, तो दो को प्राइम्स होते हैं जिन दो नंबर्स के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो। प्राइम नंबर्स का हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम वेस्ट टाइम आपका नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमें करना है इन दोनों की स्क्वेयरिंग करनी है। √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो जहां पे मैं लिख देता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से मैंने जो है स्क्वेयरिंग की है। चलिए अब मैंने दोनों साइड से जो है इसको स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग जब मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 3 एंड यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी a² डिवाइडेड बाई b²। चलिए वहां पे मैंने लिखी है ना जो √3 का स्क्वायर जो है मैंने इसको लिखा। देखिए अंडर का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे 3 को मैं अगर ऐसे रखूं तो इसके ऊपर रखूं मैं इस तरह से 1/2, अंडर की वैल्यू इसके इक्वल होती है। एंड क्रॉस में ये वाला 2, इसको मैं और आगे प्रोसीड करूं तो 3 2 इकाई हो जाएगा मेरा 2 एंड 2 इकाई यहाँ पे हो जाएगा 2, ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचा क्या 3। वही जो है मैंने लिख दिया इसको डायरेक्ट 3। ठीक है, चलिए ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि रूट की वैल्यू किसके इक्वल होती है। चलिए तो मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक a² चाहिए। मैंने a² एक साइड कर लिया, तो इस b को जब मैं इस इज इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा तो ये इस साइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 3b²। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। बट इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो चीज मुझे लिखनी है बेटा नीचे। ठीक है ना, तो इससे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो ये वाले इस साइड में जो चीज है ना, इस साइड में जो चीज है वाट एवर यहाँ पे a² है जो भी है, ये वाला इक्वल होगा 3b² के। अगर ये वाला इसके इक्वल है तो 3 जो है b से क्रॉस हो रहा है, इसके बीच में ज़रब है। ठीक है ना, तो इसका यह मतलब हुआ कि 3 कोई ऐसा नंबर है जो इस पूरी वैल्यू को जो है अपने आप में डिवाइड कर रहा होगा, एक पूरी वैल्यू इससे डिवाइड होती होगी। ठीक है ना, जरा सोच के, ये बहुत इजी है, मुझे आई थिंक फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 4 है एंड ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 है।
ठीक है ना। मान लेते हैं ये 2 हमारा बी स्क्वायर है, या कुछ भी नंबर है, या फॉर एग्जांपल बी है, बी स्क्वायर है, जो भी है। बट ये वाला जो आपको 2 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला 2 आप देखेंगे इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 इसके इक्वल होता है, 2 × 2 4, तो 2 इसको डिवाइड करेगा, तो 2 इसका मतलब इस पूरे 4 को भी डिवाइड करेगा। वहां पे इस वक्त हमें नंबर्स का पता नहीं है, ए कौन सा नंबर है, बी कौन सा नंबर है, बट हम अपने जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, या जिस तरह से हमने जो बेसिक हमारी मैथ की नॉलेज है, उससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये इसकी मल्टीप्लीकेशन में 3 क्रॉस बी में है, बट ये एक फैक्टर है जो यहाँ के इस पूरे नंबर को जो है डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये वाला 3 इस पूरे नंबर का फैक्टर है एंड ये पूरा नंबर जो है इसके इक्वल है, तो इस हिसाब से ये वाला 3 इस नंबर को भी डिवाइड कर लेगा। तो हम ये एज्यूम कर देंगे, जिससे हमें जो है पता चलता है ये चीज़ एम्प्लाइज करती है, क्या एम्प्लाई करती है, ये एम्प्लाई करती है कि जो 3 है हमारा, 3 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 3 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है ना, 3 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है। अगर देखिए, अगर 3 ए स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर का क्या मतलब हो, ए स्क्वायर का मतलब होता है 1 क्रॉस है। अगर ये वाला 3 जो है इन 2 को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक ए को भी डिवाइड करेगा। सपोज मैं कर लेता हूं, सपोज करता हूं मैं ये कि मेरे पास एक नंबर है जिस तरह से 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 डिवाइड कर रहा है, कितना आता है, 8। अगर मैं इस तरह से कहूं, अगर इस 4 को मैं अलग अलग करूं, फॉर एग्जांपल मैं करूं इस तरह 4 क्रॉस 4, तो अब मैं देखूं कि इस 4 को 2 डिवाइड करेगा, 2 दूने 4, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर इस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कोई नंबर, 2 इस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इस अकेले 4 को भी डिवाइड कर लेगा। तो ये चीज मैं लिख सकता हूं, इतनी तो क्लियर है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं 3 इज ए फैक्टर ऑफ ई, ठीक है ना। दिस इज समथिंग प्रेटी सिंपल, आई थिंक आपको समझ आनी चाहिए। चलिए, ये चीज हमने एज्यूम कर ली, ये चीज हमें जो है ऊपर वाली जो इक्वेशन हमने देखी, इक्वेशन फर्स्ट, हमें उससे पता चली। चलिए, अब हमें क्या करना है ना, लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है, लेट जो ए है हमारा वो है कुछ सी भी जो है 3c के इक्वल। मैंने मान लिया कि जो हमारा ए है वो इक्वल है किसके, 3c के इक्वल, 3c के बराबर है मेरा ए, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया, जिसके अंदर जो मेरा c है, c इज ए कांस्टेंट, ठीक है, जहां पे जो वेयर c इज ए कांस्टेंट, जहां पे c जो है कांस्टेंट है। अब मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग करूं तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो जहां पे हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने इन 2 की स्क्वायरिंग की, ठीक है ना, मैंने इनकी स्क्वायरिंग की, तो मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला नंबर मुझे मिलता है जहां पे, ठीक। तो इसको मैं जो है इक्वेशन सेकंड एज्यूम करता हूं, इक्वेशन सेकंड एज्यूम करता हूं। ये मैंने कर ली इसको इक्वेशन सेकंड एज्यूम, एंड नाउ लेट्स गो डाउन। अब देखिए, इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है जिस तरह ऊपर वाली इक्वेशन से मुझे पता चला, इन ए सिमिलर वे मुझे जो है चीजें जहां से भी जो है पता चल रही है। एंड क्या पता चल रहा है आपको, आप अगर देखें जहां पे लेट मी गो, जहां पे हम ए स्क्वायर जो है, एक मिनट, तो स्क्वायर मैंने कर दिया बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग मैंने कर दी बोथ साइड्स, दोनों साइड से मेरी स्क्वायरिंग होगी। अब जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पे मैं ए की वैल्यू लिखता हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आप देखें तो हमारी वैल्यू है वहां पे 3b स्क्वायर, लेट मी गो अप, ठीक है। जहां पे इक्वेशन जो फर्स्ट है इसके अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 3b स्क्वायर। वही मैंने ए वाली जो इक्वेशन है, ए की जगह पे, ये वाला ए है हमारा, ए की जगह पे मैंने लिख दिया 3b स्क्वायर। तो 3b स्क्वायर जहां पे कितना किसके इक्वल हो जाता है हमारा, 9c स्क्वायर के। तो 3c का, तो इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 3 क्रॉस 3 इंटू c स्क्वायर, एंड 3 क्रॉस 3 होता है 9c स्क्वायर, ठीक है ना। वही मैंने लिखा जहाँ पे 3c का होल स्क्वायर होगा 9c स्क्वायर। चलिए, अब अगर देखें आप, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 9 है, तो 3 इकाई 3, 3 दिया 9, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c हम इसको
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब इसको मैं इक्वेशन जो है सेकंड मान लूंगा, ठीक है ना। मेरी कोशिश क्या थी? मेरी कोशिश ये थी कि ए के फैक्टर तलाश करने एंड बी के फैक्टर तलाश करने, क्योंकि मैंने ऊपर रेशनल नंबर एज्यूम किया है ए बाई बी, तो मैं देखूंगा ए के क्या फैक्टर बनते हैं, बी के क्या फैक्टर बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वही चीज मैं जो है यहां पे देख रहा हूं, ठीक है। तो बी स्क्वायर, अब मैंने जहां पे जो है बी स्क्वायर जो है मेरी 3c स्क्वायर के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें एम्प्लाइज होता है, पता चलता है कि ये वाला जो 3 है ये बी स्क्वायर का फैक्टर है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो जिस तरह मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ बी, 3 जो है बी का भी फैक्टर होगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अगर 3 जो है हमारा बी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 जो है हमारा बी का भी फैक्टर होगा। अब चलिए, अब देखिए आप, 3 जो है बी का फैक्टर है, वहां पे ऊपर वाली एम्प्लाइज में आपने देखा जब इक्वेशन फर्स्ट बनी थी उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की कि वहां पे जो ए का फैक्टर बन रहा है वो भी आपको 3 देखने को मिला, ठीक है ना। आते हैं हम ऊपर एंड यहां पे, ये देख जहां पे अगर आप गौर से देखेंगे, जहां पे ये 3 जो है वो फैक्टर है ए स्क्वायर का, एंड यहां पे जो है फिर 3 ए का फैक्टर है, एंड यहां पे जो 3 है यही 3 जो फैक्टर बन रहा है इस जगह पे, यही 3 यानी सिमिलर वे जहां पे भी आपको देखने को मिलेगा ये बी का फैक्टर जहां पे बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब हुआ हेयर 3 is a common factor of A and B। जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का, विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। जो हमारी एजम्पशन है उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, विच इज ए एंड बी आर को प्राइम। हमने एज्यूम किया था कि ए एंड बी और को प्राइम है, लेकिन जहां पे हमें फैक्टर मिल रहा है ए का 3, ऊपर हमने जिस तरह प्रूव किया ए का फैक्टर निकला 3, एंड बी का ए और बी का एक कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिला 3, जबकि को प्राइम नंबर्स के अंदर ये रूल होता है कि ए के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर जो है नहीं होता, ठीक है ना। बट जो हमने जो ऊपर रेशनल नंबर की एजम्पशन ली थी उसके अंदर हमने जब इसको प्रूव किया तो हमने देखा कि 1 के अलावा जो है 3 एक हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। मतलब जो पहले हमने एज्यूम किया था कि ए एंड बी को प्राइम है वो अपने आप में गलत है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि जो √3 है इसकी वैल्यू ए एंड बी, ए डिवाइडेड बाई बी के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इससे हमें सिंपल पता चलता है कि हमारा जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। तो हमने जो है ये जहां पे प्रूव कर दिया कि हमारा जो ये है ये एक इरेशनल नंबर है। चलिए अब ये तो हो गया यहाँ पे, बट हम समझेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, एंड आपको जो है अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए मैंने पूरी स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन को ला रहा हूँ। देखिए अब नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसके अंदर हमने कितने स्टेप्स जो है फॉलो किए हैं। सबसे पहले जो है आप जो है ऊपर लिखेंगे कि जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे 3 देखने को मिले, एंड नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, व्हाटएवर जो भी आपको प्रूव करना होगा। जहाँ पे इसको √3 है वहाँ पे आपको जो है जो 5 है वो लिख लेना है। बट उसके बाद आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कैलकुलेशंस आप सही कर रहे हो। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले मानते हैं कि √3 हमारा एक इरेशनल है, ठीक है ना। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से जो है प्रूव करेंगे।
तो √3 मैंने जो है एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर मान लिया तो इसको मैं p/q की √3 को मैं a/b की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिसके अंदर a और b जो हमारे हैं वो दो को प्राइम हैं, जिसके अंदर जो मेरा नीचे वाला नंबर है b वो 0 नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये हुआ फर्स्ट स्टेप कि हम इसको जो है इसके इक्वल लिखते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसको स्केयरिंग करते हैं। तो √3 को एंड मैंने इस साइड को जो है स्केयरिंग किया एंड इस साइड को भी स्केयरिंग किया, साथ में लेगा मैंने स्केयर किया। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। ए स्केयर को जो है मैं जो है थर्ड स्टेप मेरा है कि मैं ए स्केयर को एक साइड में रखता हूँ एंड 3b स्केयर को मैं जो है इसको मैं इस साइड में खींचता हूँ एंड इसको मैं अकेला करता हूँ। ठीक है ना, ये हुआ हमारा और इसको मैंने इक्वेशन की एज्यूम फर्स्ट। तो नंबर हमारा जो फोर्थ स्टेप है कि शेज वाली जो इक्वेशन बनी मैं इसका एनालिसिस लिखता हूं। मैं मतलब ये लिखता हूं कि मुझे ए का जो मेरा मकसद था, 3 का फैक्टर जो ए है मेरा एक नंबर एज ए फैक्ट, ए जो मेरा नंबर है, ए जो मेरा है जहां पे वेरिएबल, इसका फैक्टर मुझे पता लगाना है। तो ए का फैक्टर लिखने के लिए पहले मैंने जो है इसके लिए मैंने कहा कि ए स्क्वायर का फैक्टर है 3। फिर मैंने उसके बाद जो है लिखा कि इस हिसाब से जो है 3 जो है मेरे ए का भी फैक्टर होगा। ये मेरा मकसद था जो मैंने स्टेप 4 के अंदर लिखा। ठीक है ना, तो इसको मैंने जो है गांठ बांध ली है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट मेरा नंबर नीचे है बी, नीचे वेरिएबल है बी, तो मुझे देखना है कि बी का मेरा जो है वेरिएबल होना चाहिए वो भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे 4 स्टेप हो गए क्वेश्चन के अंदर। मैं आया फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में मैंने जो है ए की वैल्यू ले ली 3c। ठीक है ना, मैंने ये मान लिया कि एक 3 तो ऑलरेडी ऊपर मुझे पता चला कि ऑलरेडी इसका एक फैक्टर है, तो मान लेते हैं कि c कोई और वैल्यू होगी तो ये कुल मिला के ए के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो c मैंने मान लिया कि एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये मेरा था स्टेप 5। तो स्टेप 6 मेरा था कि मैंने इसकी स्क्वेयरिंग की, यहाँ पे दोनों साइड से एंड इसको अकॉर्डिंगली मैंने किया सॉल्व। राइट, तो स्टेप 7 मेरा क्या था, स्टेप 7 मेरा था कि जो ऊपर से जो चीज़ मुझे पता चली वो मैंने लिखी, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ठीक है ना, b स्क्वायर मुझे यहाँ पे अकेला करना था एंड 3c स्क्वायर। ठीक है ना, मेरी मिशन ये है कि मुझे b का फैक्टर पता लगाना है। b का फैक्टर यहाँ पे मुझे 3 मिल रहा है, तो ये वाला जो है इसको मैंने b का फैक्टर मैंने 3 लिखा, बट उससे पहले मुझे ये करना था कि b स्क्वायर का जो है इसका भी फैक्टर मुझे लिखना था। बट मेरा प्राइमरी गोल था कि ये मुझे b का फैक्टर पता चले। अब मुझे b का फैक्टर भी पता चल गया एंड मैंने जो है यहाँ पे a का फैक्टर भी जो है यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है ना, तो चलिए, ये मेरा जो था एम्प्लाइज जो मैंने किया, ये मेरा था 8th स्टेप था क्वेश्चन के अंदर। राइट, मैं नीचे आता हूं एंड यहाँ पे मैं अपनी जो कंक्लूजन है, जो चीज़ मैंने समझी लास्ट पे, दैट इज 9th स्टेप मेरा है कि मैंने क्या समझा कि ए का जो है 3 एक ऐसा फैक्टर है जो ए का भी आ रहा है एंड बी का भी फैक्टर आ रहा है। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है मेरी एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था √3 जो है ये इक्वल है a/b के एंड a एंड b जो हैं, ये को प्राइम हैं। अगर ये को प्राइम है मतलब इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट जहाँ पे जो है 3 कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब मेरी एजम्पशन गलत थी। जो मैंने एज्यूम किया था कि √3 जो है एक रेशनल इस शक्ल में लिखा जाएगा, वो इसका मतलब कि वो गलत है। तो यहाँ पे जो है मैंने जो लास्ट स्टेप जो लिखा 10th स्टेप, ये इसका मतलब जो है ये वाला जो है ये एक इरेशनल नंबर है। इतना ही था हमारा क्वेश्चन। कोई भी अगर नेक्स्ट वैल्यू होगी √2, √3, √5 वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। बट जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तब आपने उसका ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे 5 आया करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। बाकी जो है क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। विद दिस हम इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
तो वेल गाइस बैक्स ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 23 एंड 22 हमारा लास्ट वाला था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारा अपकमिंग एक्सरसाइज है इसके अंदर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनको कैसे निकाला जाता है। एंड जहाँ पे है हमारी जो है इस वक्त हम स्टडी करने वाले हैं, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स हम स्टडी कर रहे हैं। एंड हेयर वी विल बी गोइंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी डिटेल्ड में मैंने जो है पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बट जस्ट आपको ये एक फॉर्मेट है जिसको अंडरस्टैंड करना है एंड देन जो है आपने इसी को जो है इसके अंदर बाकी कोई भी अगर नंबर वो पूछेगा, कोई भी अगर फिगर चेंज करेगा यहाँ पे, तो आप उसको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को दिन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आज हमने एक न्यू मेथड ट्राई करने की कोशिश की है। इसमें हम क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने पहले जो है इसका सोल्यूशन लिख दिया है। जस्ट देखते हैं कि ये कैसा रहता है। आप कमेंट करके बताएं कि ये एक फिजिबल वे है। इससे मुझे लगा कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी हम यहाँ से पे बचा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने अंडर रूट 5 को जो है प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल है। ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस क्लास, ओवरव्यू की क्लास में, कि अगर हमें जो है अंडर रूट 5 को प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल है, हम इसका उलट ले लेंगे। उलट क्या ले लेंगे कि मतलब हम ये मान लेंगे कि जो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 एक इरेशनल है। सबसे पहली चीज़ हम ये मानेंगे। तो ये हमारा रहेगा स्टेप 1। ठीक है ना, तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा कि हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो पहली लाइन मैंने लिखी, वी हैव टू प्रूव अंडर रूट 5 इज़ ए रेशनल। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक रेशनल है। तो मैंने फिर लिखा, वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जैसा कि मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब है कि अगर हमें यहाँ पे इरेशनल ये पूछ रहा है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है, तो इसका अगर कंट्राडिक्ट करेंगे, मतलब हम इसको मानेंगे कि इसका उलट क्या होता है, रेशनल। हम मानेंगे कि ये रेशनल है। ठीक है ना, एंड देन हम रेशनल के अंदर जब हम देखते हैं, रेशनल की क्वालिटी होती है P/Q के फॉर्म की। देन हम चेक करते हैं जिसमें हम जो है इसको कंसीडर करते हैं, ऊपर वाला भी ये और ये जो है ये आपस में को प्राइम है। ठीक है ना, देन हम नीचे अपने क्वेश्चन के अंदर ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हम देखें अगर ये को प्राइम है तो इनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है। बट हम जब इसको सॉल्व करते हैं एंड अब चीज़ें आगे प्रोसीड करते हैं, तो हमें अंडर रूट 5 प्रूव करते हुए पता चलता है कि एक्चुअल में इन दो का सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 5 भी जो है आ रहा है कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि ये को प्राइम नहीं है, हमारी एजम्पशन गलत होती है। तो वैसे हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है पहले ही लिखना होता है कि वी हैव टू प्रूव 5 इज़ इरेशनल, वो आप लिख लेते हैं। देन हम लिखते हैं कि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। देन आपका पहला स्टेप जो आपको याद रखना होता है वो ये है कि जो भी नंबर दिया हो, जहाँ पे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 जो है एक रेशनल है। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन क्या लगाई कि ये नंबर जो है रेशनल है। तो जहाँ पे इसको मैंने रेशनल मान लिया, अगर मैं इसको रेशनल मान लेता हूँ, देन हम इसको P/Q की फॉर्म में, दैट मीन्स रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने लिखा A/B, जिसके अंदर वेयर जो है मैंने A एंड B को मैंने को प्राइम्स कंसीडर किया। ठीक है ना, और नीचे वाला जो नंबर है इसको मैंने रखा कि ये 0 नहीं है। अगर ये 0 होगा तो ये अपने आप में ये रेशनल नहीं रहता फिर। ठीक है ना, तो अंडर रूट 5 को जब मैंने कंसीडर किया ये रेशनल है, तो अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं इक्वल A/B के। ठीक है ना, ये हमारा जो था, जहाँ पे जो पहला स्टेप था वो हमने लिखा। ठीक है ना, एंड सेकंड जो हमारा स्टेप होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देन हम जो इसको लिखते हैं, पहले इसको रेशनल कंसीडर करते हैं, देन इनकी स्क्वेयरिंग करते हैं। तो ये था मेरा सेकंड पार्ट। इसके अंदर मैंने जो है इसकी स्क्वेयरिंग की है और साथ में मैंने लिखा भी है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट 5 को स्क्वेयर किया मैंने एंड A/B को जो है जहाँ पे मैंने स्क्वेयर किया, जे वाला A/B जो है जहाँ पे आया एंड इसको मैंने स्क्वेयरिंग की, एंड अंडर रूट 5 जे वाला जहाँ पे आया तो इसको मैंने स्क्वेयरिंग की। तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला जो स्टेप है आपका, इसको आप रखेंगे सेकंड एंड इसको आप थर्ड कंसीडर कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप। ठीक है, चलिए आप जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 और अंडर रूट जो है कट जाता है। कैसे कट जाता है ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूँ कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर जो होता है, इसका मतलब होता है अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल। तो ये बाहर वाला 2
अब इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करते थे तो ये हो जाता है 2/2, क्योंकि इस 2 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 1 1 होता है। ये 2 और ये 2 कट जाता है तो अल्टीमेटली 5 बचता है, इसलिए हम 2 और ये इकट्ठे काट देते हैं। तो वही जब मैंने काटा तो यहाँ पे मुझे मिला 5 एंड ए स्क्र बी स्क्र डिवाइडेड बाई बी स्क्र मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है ना। जब मुझे ए स्क्र बी स्क्र मिला तो आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, मैं इसको इस साइड में खींचता हूँ, ठीक है ना, एंड ए स्क्र को मैं अकेला करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मिशन है ए का जो है फैक्टर ढूंढना एंड बी का फैक्टर ढूंढना, ठीक है ना। ए एंड बी का मैं फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने जो है जहाँ पे है हम राइट हेयर वी आर, ये है हमारा एंड तो जहाँ पे जब हम करेंगे तो 5b स्क्वायर आ जाएगा इस साइड में, ए स्क्वायर बचेगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको मैंने कंसीडर कर लिया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए जब हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं तो इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है, इससे हमें पता चलता है कि जो चीज़ इस साइड में है ना, ये अगर इज इक्वल टू है तो ये वाली चीज़ इक्वल होनी चाहिए इस वाली साइड के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए स्क्वायर जो है ये वाला बराबर होना चाहिए 5b स्क्वायर के, ठीक है ना। तो अगर ये इसके बराबर है, इसका मतलब है ये एक्चुअल में आपको क्या दिख रहा है 5b स्क्वायर 5 इंटू बी स्क्वायर, ये इस तरह से है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 5 जो है ये बी स्क्वायर का एक फैक्टर है। अगर ये बी स्क्वायर का फैक्टर है तो ये 5b जो है ए स्क्वायर के इक्वल है, तो ये मान सकते हैं कि जो ए फैक्टर है वो ए स्क्वायर का भी है। तो वही चीज़ मैंने लिखी कि जो 5 है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। हमें पहुंचना किससे, हमें तो ए का फैक्टर चाहिए, तो हम अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो हम ये भी मान सकते हैं कि अगर ये ए स्क्वायर का फैक्टर है कोई चीज़, जैसे मैंने पिछला अगर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर वो देखा होगा आपको ये पूरा समझ आएगा कि ये किस तरह से जो है 5 फिर हम फैक्टर मान रहे हैं ए का, 5a का फैक्टर मैंने मान लिया। तो ये चीज़ मैंने नोटिंग में रख ली क्योंकि ये चीज़ मुझे आगे काम आने वाली है। तो अब मुझे जो है बी का फैक्टर देखने की कोशिश करनी है। तो बी के फैक्टर के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो ए है उसकी वैल्यू होगी 5c, जिसके अंदर मैंने सी रख लिया कि ये कोई भी कंस्टेंट है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, ऊपर मैंने किया थर्ड स्टेप, ये हमारा हुआ इक्वेशन बनाए फोर्थ स्टेप, एंड जहाँ पे मैंने जो है इसमें से एम्प्लाइज देखा ए स्क्वायर एंड ए का जो फैक्टर है मैंने वो ढूंढा, तो ये हो गया 5 स्टेप। एंड 6 स्टेप मेरा हुआ कि मैंने ए की वैल्यू जो है कंसीडर ले ली 5c, जिसके अंदर c मैंने रखा है एक कंस्टेंट, वेयर c इज अ कंस्टेंट। चलिए अब मैं स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड, ये है मेरा 7th स्टेप, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। दोनों साइड से मैंने जो है स्क्वेयरिंग करनी शुरू कर दी एंड मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर एंड देन 5 5 25 एंड सी का स्क्वायर, ठीक है। वेल तो अब जब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग, लेट मी गो डाउन। चलिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर की वैल्यू है, अगर ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में देखें, इक्वेशन फर्स्ट जो थी उसके अंदर हमें मिली थी 5b स्क्वायर, तो वो जो 5b स्क्वायर है वो मैंने लिखी ए के बदले में, ये ए वाला है, ए के बदले मैंने लिखा 5b स्क्वायर, और जहाँ पे मैंने लिखा कि मैंने सब्सटीट्यूट किया है ए स्क्वायर को 5b स्क्वायर किस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट से ऊपर जो मैंने बनाई हुई थी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 8th स्टेप, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने वैल्यू ए स्क्वायर की सब्सटीट्यूट की। अब मुझे जो है बी स्क्वायर मिल गया एंड वैसी इक्वेशन मिल गई जैसी मैं ढूंढ रहा था, तो ये है मेरा 9th स्टेप, मैंने इसको इक्वेशन मार्क किया। एंड अब मैंने इसमें से ऑब्जर्व किया कि इस इक्वेशन से मुझे क्या चीज़ हासिल हो रही है, क्या चीज़ मिल रही है। तो मैंने 10th अपना स्टेप जो था उसके अंदर इसका जो है एनालिसिस जहाँ पे लिखा, मैंने लिखा कि अगर ये 5 है, 5 क्रास में है c स्क्वायर के, इसका मतलब है कि 5 जो है 5 फैक्टर है 5c स्क्वायर का, ठीक है ना। अगर ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है तो जो यहाँ पे वैल्यू बनती होगी वो वैल्यू इसके इक्वल होगी एट, जिसका मतलब है ये, और अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर 10 होता है तो यहाँ पे भी 10 होगा, ठीक है ना। अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका फैक्टर है, तो 5 अल्टीमेटली इसका भी होगा फैक्टर, क्योंकि इज इक्वल टू है। तो वही चीज़ जो है मैंने लिखी कि 5 है, जो 5 एक फैक्टर हो सकता है बी स्क्वायर का। अगर 5 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो अगर बी को अगर हम अकेला भी कर लें तब भी जो 5 है बी का फैक्टर बन पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जब हमने देखा कि ए का फैक्टर हमें 5 मिल रहा है एंड बी का फैक्टर हमें 5 मिल रहा है इस दूसरी इक्वेशन में से, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चली कि 5 एक कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का, ठीक है ना।
विच कंट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। हमने अजम्पशन क्या ली थी, हमने अजम्पशन ली थी कि √5 जो है ये इक्वल है a/b के, लेकिन a और b जो है ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, मतलब इनका सिर्फ एक इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमारी अजम्पशन थी। लेकिन जहाँ पे जब मैंने इसको रेशनल नंबर कंसीडर किया एंड सॉल्व करना शुरू कर दिया, मुझे पता चल रहा है कि 5 एक ऐसा नंबर है जो इसी a एंड b का कॉमन फैक्टर आ रहा है, इन दो का कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर 5 आ रहा है इनका कॉमन फैक्टर, तो ये फिर को प्राइम नहीं रहे। अगर ये को प्राइम नहीं रहे तो मेरी पूरी की पूरी अजम्पशन जो थी वो पूरी की पूरी कंट्राडिक्शन ही गलत होगी, ठीक है ना। दैट मीन्स √3 जो है ये a/b के इक्वल, √5 जो है a/b के इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इसकी रेशियो नहीं बन पाएगी। तो वही चीज़ जो है मैंने लिखी यहाँ पे कि हमारी जो अजम्पशन थी वो कंट्राडिक्ट हो गई, एंड इसी वजह से जो है मैंने प्रूव कर दिया कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा प्रूव्ड। तो इस तरह से बेटा जो है हमने अपना जो क्वेश्चन है इसको किया है ऑलरेडी। इससे आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले जो क्वेश्चन है उसको आप देखो। तो आई थिंक ये एक बेटर तरीका मुझे नहीं लगा कि इस तरह से क्वेश्चन को पहले लिख के करना। हम नेक्स्ट टाइम से इंश्योर करेंगे कि ऑन बोर्ड ही लिखेंगे। चलिए विद दिस थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। हम जहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज है आपकी 1.3 एंड मैथमेटिक्स है ये 10th का। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो चलिए इसको किस तरह से हमें इरेशनल प्रूव करना है। ऑलरेडी जैसा कि हम पहला एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, एंड उससे पहले हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें इरेशनल किससे प्रूव करते हैं, हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब कि हमें ये वाला इरेशनल प्रूव करना है, बट पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि ये वाला रेशनल है। तो उसके लिए सबसे पहली लाइन लिखनी ज़रूरी होती है, लेट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये रेशनल है, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इस क्वेश्चन को जो है कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करूँगा। अब मैंने रेशनल माना, जो हमने इससे पहले पिछला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हम देख रहे थे √3 हमारा रेशनल है कि इरेशनल है, इसको प्रूव करना था हमें ये इरेशनल है, राइट। फिर हमने √, इस तरह से 7 देखा, √5 देखा, ये हमारे इरेशनल्स के। इन ए सिमिलर वे हम इसको भी जो है अपना इरेशनल प्रूव करेंगे। बट व्हाट आई विल डू हियर, मेरा जहाँ पे गोल रहेगा कि ये जो √5 है मैं इसको जो है एक साइड में रखूँ, बाकी सब कुछ दूसरे साइड में ले जाऊँ, ठीक है बच्चे। तो देन हम जो है इसको जो है अकॉर्डिंगली जिस तरह हमने पीछे प्रूव किया था इरेशनल, जहाँ पे भी इरेशनल जो है इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको मैंने अगर रैशनल मान लिया तो ये a/b की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5, ये मेरा हो जाएगा बच्चे a/b। तो जहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो a एंड b है मेरे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये वाले जो मेरे a एंड b हैं ये को प्राइम है, को प्राइम। तो ये मेरे है को प्राइम। इज दैट क्लियर। तो चलिए ये मैंने लिखा जिस तरह मैं पीछे लिखता था, पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है इन ए सिमिलर वे, मैंने इसको जो है जहाँ पे लिखा। अब मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है √5 जो है इसको एक साइड में रखना, बाकी सब कुछ एक साइड में कर देना। तो चलिए जब हम मुझे √5 जो है इस साइड में रखना है, बाकी सब कुछ उस साइड में लेना है, तो फिलहाल के टाइम पे मैं रखूँगा 2√3, मैं 2√5 मैंने इस जगह पे रखा, एंड दूसरा जो बाकी वाला है √5 मैंने जहाँ पे रखा, एंड बाकी जो है मैंने उस साइड शिफ्ट किया। बाय रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इक्वेशंस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह से है कोई c + m, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला इस साइड में भेजना है, तो इस साइड में ये जाकर माइनस हो जाता है, तो -a बन जाएगा, फिर जहाँ पे रहेगा सिर्फ a, ठीक है ना। ये वाला रूल है जो हम पिछली क्लासेस से ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। तो इन सिमिलर वे जो हमारा इधर +3 था इस साइड में जाएगा, ये बन जाएगा -3, ठीक है। अब -3 जब बना तो अब देखिए इसको क्या बना, मेरा 2√5 इक्वल है किसके, a/b एंड -3। अब ये वाला जो है ये अपने आप में मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। बट सिंप्लीफाई तो मैं इसको करूं, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, वो चीज़ यहाँ पे ये है कि ये वाली जो सिंप्लीफिकेशन है ये अपने आप में रेशनल नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन है। मतलब यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, बट ये है रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन।
तो जहाँ पे मतलब अपान वाली सब्सट्रैक्शन है, बटा वाली। तो चलिए इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से करता हूँ। मेरे पास जो है 3 मैं इसके नीचे एज्यूम कर लूँगा कि इसके नीचे 1 है, तो मैंने एज्यूम कर लिया इसके नीचे 1 है। अब ये वाला इसका डिनोमिनेटर अलग है, ये वाला डिनोमिनेटर अलग है, तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड मेरा क्या करता है, वो इसको मल्टीप्लाई कर देता है, इससे 1 इंटू ए कर देता है ए, माइनस बी इंटू 3 कर देता है 3b, और डिवाइडेड बाई कर देता है b इंटू 1 हो जाता है b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो वाला मैंने जहाँ पे अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं। 2√5 जो है अब मेरा a इंटू 1a b इंटू -3 हो जाएगा मेरा -3b, डिवाइडेड बाई b इंटू 1 हो जाएगा b। ठीक है ना, तो इस स्टेप को मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा। अब मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है √5 को अकेला करना। तो √5 को जब मैं अकेला करूंगा, √5 को मैं अकेला करूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा बच्चे, जहाँ पे a -3b मैंने अपनी जगह पे लिखा, बट जो अंडर रूट जो वहां से 2 है, जो उस साइड से 2 आ रहा है, 2 इस साइड में कहाँ पे है, 2 ये वाला मल्टीप्लाइकेशन में है, तो इस साइड में जब 2 आता है मल्टीप्लाइकेशन में, तो ये हो जाता है डिवाइड में चला जाता है। ठीक है ना, चलिए ये इक्वेशन की जो कन्वेंशन है एक बार मैं आपको नोट करवा देता हूं, ताकि आपको इक्वेशन की कन्वेंशन जिस तरह से रूल चेंज होती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल a प्लस बी था एंड c प्लस डी, मुझे b जहाँ पे चाहिए, b मुझे जहाँ पे चाहिए, तो मैं c प्लस डी माइनस a कर देता हूँ, a उस साइड में जाकर माइनस होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 3x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, मुझे x चाहिए, तो x को अकेला करने के लिए जब मैं 5 यहाँ से जो 3 है ये नीचे डिवाइड में बटा में चला जाएगा। ठीक है ना, अगर मुझे इस तरह से हो x डिवाइडेड बाई 3 हो इज इक्वल टू 5, तो मुझे x को अकेला करने के लिए, x को निकालने के लिए इस 3 को उस साइड में भेजना होता है, तो 5 क्रॉस 3 हो जाता है, ये कन्वेंशन है। अगर मेरे पास इस तरह से हो x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो अब मुझे x को अकेला करूंगा जब मैं, तो -3 को मैं उधर भेजूंगा, तो ये बन जाएगा 5 + 3। ये वाली कुछ कन्वेंशंस हैं कि एक साइड से दूसरी साइड में हम इक्वेशन को किस तरह से जो है नंबर्स को, इंटीजर्स को और वैल्यूज़ को मूव करते हैं। ठीक है ना, वैल्यूज़ को एक साइड से दूसरी साइड में किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, तो उसी साइड से मैंने जो है यहाँ पे जो है वैल्यूज़ मूव की है। एंड नाउ जहाँ पे जो मुझे मिल रहा है, फाइनली मिल रहा है मुझे √5 a -3b एंड 2b। अब देखिए ये वाला जो है a -3b डिवाइडेड बाई 2b जो मेरा है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। अब कोई भी चीज़ जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, अपान के फॉर्म में होती है, p अपान क्यू के फॉर्म में है, हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, रैशनल है। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ हेयर हेंस a -3b डिवाइडेड बाई 2b, ये जो है मेरा ये रैशनल है, इज ए रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये जो है हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर ये वाला रैशनल नंबर है, अगर इस साइड वाला रैशनल नंबर है, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये वाला भी रैशनल होना चाहिए फिर। तो ठीक है, अगर ये वाला, क्योंकि जो ये वाला है, ये वाला जो है वही ये वाला भी होगा। ठीक है ना, ये वाला इसके इक्वल है, बीच में इज इक्वल टू है, तो √5 अगर ये वाला रैशनल बन रहा है, तो √5 भी जो है हमारा रैशनल होना चाहिए। तो मैंने लिखा √5 जो है हमारा, तो ये भी हमारा होना चाहिए, विल आल्सो बी ए रैशनल। अगर हम इसको रैशनल मान लेंगे, मतलब ये वाला √5 जो है ये भी रैशनल है, ये एक्चुअल में हमारी जो जो अजम्पशन है विच कंट्राडिक्ट्स आवर केस। ठीक है ना, एज √5 इज एन इरेशनल। देखिए, जब मैंने इस तरह से अपनी इक्वेशन को किया, लेट मी गो बैक, जब मैंने इसको किया तो ये वाला मेरा रैशनल बना,
क्योंकि P अपान Q की फॉर्म में बन रहा था। तो इस तरह से √5 इज इक्वल टू किस साइड है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है वो अपने आप में इरेशनल होता है। तो इसने जो है हमारा जो केस था पूरे का पूरा कंट्राडिक्ट हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी। इसलिए देयरफॉर जो हमारा पूरा क्वेश्चन है, पूरा हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 + 2 √5 जो है वो अपने आप में इज एन इरेशनल नंबर। तो जो हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन था ये अपने आप में इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आगे एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको क्या है कि अगर अंडर रूट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ये तो हमने तब किया कि ऐसा आपने लिखना है जब आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए। इन केस अगर आपका 5 या उससे ऊपर मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एट दैट टाइम आपको क्या करना है, ये जो अंडर रूट 5 है ना, जहाँ पे हमने देखा कि अंडर रूट 5 विल आल्सो बी ए रैशनल, तो जहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है एंड यहाँ से नीचे जिस तरह हमने पार्ट फर्स्ट में पूरा लिखा था अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया था, वो पूरे का पूरा उठा के आपने यहाँ पे चिपका देना है एंड उसके बाद जो है फिर यही लिखना है विच कंट्राडिक्ट्स, यही आप लिखेंगे तो कंट्राडिक्ट्स, इसको बोलेंगे अंडर रूट 5 इरेशनल है, इसलिए जो है ये पूरे का पूरा जो है इरेशनल हो जाएगा ये। बट उस केस में करना है अगर आपके मार्क्स ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। अगर कम मार्क्स का आ रहा है तो इसी तरह से आपने जो है लिखना है। ऑलरेडी अंडर रूट 5 हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दूसरी बार इसको प्रूव करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd। इसके है 3 पार्ट आपके पास। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.3 10th क्लास के रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट जो है उसको हम कर रहे हैं डिस्कस। ऑलरेडी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें जो है ये प्रूव करना है कि ये वाले जो है इरेशनल्स हैं ये वाले। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 1/2 हम लिखते हैं। जब हम पहले पार्ट को हम करना शुरू करेंगे तो पहले हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये अपने आप में रैशनल है। लेट 1/2 इज अ रैशनल नंबर। मेरे पहले ही चीज़ जो है मैं मानता हूँ रेशनल नंबर है। सबसे पहला स्टेप ये होता है हमारा कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम कंट्राडिक्शन मेथड से जो है क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं। अगर ये रैशनल है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ, ये चीज़ इंप्लाई करती है कि 1/√2 जो है ये मेरा इक्वल होगा a/b के। ठीक है ना, जहाँ पे वेयर a, b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जहाँ पे जो है ये को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो मतलब कि ए एंड बी के अंदर कोई भी और कॉमन नहीं है सिवाय ए के। एक इनका कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए तो 1/√2 जो है मेरे हैं इक्वल होते हैं a/b के। ठीक है, अब चलिए इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसकी रेशनलाइजेशन करूंगा। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर अंडर रूट के, अगर अपान के नीचे कभी अंडर रूट मिलता है, हमें हमेशा से रूल याद रखना कि अगर अपान के नीचे मुझे जिस तरह है 1/√3 है, मुझे बटा के नीचे, इस अपान के नीचे जो है कभी भी मुझे अगर अंडर√3 मिलेगा तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं नीचे नहीं रखता, मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए जो है मुझे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी अंडर√3 से एंड नीचे भी अंडर√3 से। ठीक है ना, अब जब मैं ऊपर अंडर√3 इकाई क्या हो जाएगा मेरा अंडर√3 एंड नीचे अंडर√3 इंटू अंडर√3 हो जाएगा मेरा अंडर√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमने एक रूल देखा था कि जहाँ पे भी अंडर रूट और स्क्वायर आपको मिले आपने काट देने हैं। जहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर है जे मैंने काट दिया, तो ऊपर क्या मिला मुझे अंडर√3/3। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं भी जो है इसकी कर रहा हूँ जहाँ पे रेशनलाइजेशन। तो जहाँ पे क्या है इस अंडर√3 की जगह जहाँ पे है अंडर√2, तो मैंने लिख रहा हूँ अंडर√2 क्रॉस अंडर√2/√2। ठीक है ना, a/b। इसके साथ मैंने नहीं छेड़ा, मैंने क्या की यहाँ पे, मैंने की रेशनलाइजेशन ऑफ 1/√2/√2। ठीक है, ये मैंने की यहाँ पे। चलिए अब मैं इसको करता हूँ तो क्या आएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, अंडर√2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 2। ठीक है ना, ये इक्वल होता है a/b के। ओके, इतना मैंने किया। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, मेरा पहला जो है ऊपर हमने सीखा पिछले क्वेश्चन में कि मुझे अंडर√2 जो है इसको अकेला कर लेना है एंड इस 2 को मैं उस साइड में भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा 2a
एंड जहाँ पे क्या बचेगा, बनेगा नीचे b, ठीक है ना। जहाँ पे अगर कोई चीज़ डिवाइड में होगी तो उस साइड में इज इक्वल टू के उस साइड में जब जाती है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई हो गया है वहाँ a के साथ, तो यहाँ पे मुझे मिला √2 जो है 2a/b के इक्वल है, ठीक है ना। अगर इसको आप देखेंगे, इससे आपको ये पता चलता है कि 2/b जो है ये वाला जो है वेयर 2a/b जो है इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये है p/q की फॉर्म में, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। मैंने इसको लिखा कि ये हमारा जो है एक रैशनल नंबर है। जब ये चीज़ मैं लिखता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये अप्लाई करता है कि हमारा जो ये वाला है √2 है वो भी रैशनल होगा, ठीक है ना। हेंस √2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, a रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। एक्चुअल में अगर ये रैशनल नंबर है तो विच कंट्राडिक्ट्स आवर केस, क्यों ये हमारा केस कंट्राडिक्ट क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला √2 जो है ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, क्योंकि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन होगा तो आप इसको फिर से यहाँ पे नीचे प्रूव कर देंगे, जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट किया था प्रूव, ठीक। √2 जो है ये हमारा क्या है, अपने आप में एक इरेशनल है बच्चे, ठीक है ना। तो यही चीज जो है मैं लिखूंगा टोटल में जो हमारा क्वेश्चन है, विच एम्प्लाइज देयरफॉर, या देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पार्ट, ओके। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 7/5। देखिए बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट बाकी ये जो लिखा हुआ है ये सेम रहेगा, जस्ट हम जो है 7/5 इसकी जगह पे जो है चेंज करते रहेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम अलग से 7/5। ये है मेरा सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, लेट 7/5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले मैं मानता हूं इसको कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए मैंने इसको रैशनल मान लिया। अगर मैंने इसको रैशनल माना तो 7/5 जो है ये मेरा इक्वल होगा a/b के, जहाँ पे वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे मेरे a एंड b है ये को प्राइम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, √5 हमें अकेला करना है, तो √5 इज इक्वल टू 7 जो इस साइड में मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7b बन जाएंगे, ठीक है ना। तो a/7b। चलिए अब आप देख रहे होंगे कि मेरा a/7b है इज ए रैशनल नंबर। ये तो एक रैशनल नंबर बन गया बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म p/q, क्योंकि ये p/q की शक्ल में है तो ये रैशनल है, ठीक है ना। तो ये इम्प्लाई करता है, हेंस इसकी वजह से का ये मतलब है, इससे ये मतलब हमें पता चला, ठीक है ना, कि √5 इज आल्सो ए रैशनल। इससे हमें पता चलता है कि √5 भी जो है रैशनल होना चाहिए, विच, लेकिन ये जो है हमारे केस को विच कंट्राडिक्ट्स आवर केस, which contradicts our assumption या केस, ठीक है ना। इसकी वजह से जो है हमारा जो केस है वो कंट्राडिक्ट हो जाता है, क्योंकि √5 जो है वो अपने आप में इरेशनल है, हम ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर इससे हमें ये पता चलता है, देयरफॉर 7/5 इज एन इरेशनल, ये एक इरेशनल है, ठीक है ना। तो ये वाली जो है हमने
कर दिया। अब हमारा है लास्ट पार्ट इसका, लेट्स सी व्हाट्स दैट। 6 प्लस अंडर रूट 2, सेम उसी तरह से इसको भी करना है। जस्ट जो है आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। सबसे पहले आपने एज्यूम कर लेना है कि ये रैशनल है। लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, इज रैशनल। मैं मान लेता हूँ, नंबर तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि ये रैशनल है, ठीक है ना, ये रैशनल है, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो इससे क्या पता चलता है, 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है ये होगा a बाई बी की फॉर्म में। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम, तो a एंड b जो है हमारे ये को प्राइम है, ठीक है ना। तो अगर ये को प्राइम है, अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 2 को अकेला करना है। तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 2 इस साइड में, 6 को उस साइड में भेजूंगा, a बाई बी, तो जहाँ पे प्लस में था इस साइड में आकर -6 हो जाएगा। ऑलरेडी हमने ये पिछले क्वेश्चन में शायद ये रूल डिस्कस किए हैं। जहाँ पे हम जो है ये अपान वाली हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई, तो इसको हमें करना होगा, हम इसको करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्या आ जाएगा, इसको मैं एज्यूम कर लूँगा इसके नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करता है, a को क्रॉस करता है 1 से, 1 इकाई a इंटू 1 हो गया a, b को क्रॉस करता है 6 से, -6b, एंड नीचे जो है b को क्रॉस करता है 1 से, तो नीचे हो गया p। ये किससे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि आपको 10th में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जस्ट ये जो है ये कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए कि जब ऐसा होता है हमें, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब चलिए, जब हमने ये लिखा तो हमने क्या पाया, हमने पाया जस्ट वन थिंग जो हमने नोटिस की यहाँ पे, ठीक है, वो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि जे वाला जो है इरेशनल, जे वाला जो है जे वाला p बाई क्यू की फॉर्म में है दिस वन, तो ये रेशनल होगा। ये एम्प्लाई करता है a माइनस 6b डिवाइडेड बाई b इज ए रैशनल, बिकॉज क्योंकि इट इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो है इसको पढ़ते हैं बिकॉज, अगर इस तरह से होंगे दो नुक्ते नीचे एक बशकार ऊपर, तो इसको पढ़ते हैं देयरफॉर, ठीक है ना। चलिए, तो बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये इम्प्लाई करता है, इसकी वजह से का क्या मतलब हुआ, हेंस अंडर रूट 2 इज आल्सो ए रैशनल। अगर इसका मतलब है अंडर रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये इसके इक्वल है, बीच में इज इक्वल टू है, लेकिन हमें तो पता है कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नहीं है, विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो इसलिए देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है हमारा ये होगा रैशनल, इज एन इरेशनल, ये हमारा जो है इरेशनल होगा। तो ये हमने कर दिया है प्रूव्ड। विद दिस ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो चुकी है। तो जस्ट आपने अब फॉर्मेट याद रखना है, एंड बाकी जो है इस तरह से आपने क्वेश्चंस को प्रूव करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, टिल देन बाय।